Avanction family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग ने लैन फैमिली के साथ युवान से भी झूठ बोला। वो किसी वर्क रिलेटेड नहीं बल्कि उसी अल्फा से मिलने के लिए एक होटल गया है। ये बात वांगजी ने जब कुरैन, सिचैन और चैंग को बताई तब सिचैन, चैंग और कुरैन भी वांगजी के साथ जाने के लिए रेडी थे। तीनों को भी एक ही डर था, वांगजी को अकेले वहां भेजना मतलब किसी लाइव बॉम्ब को टारगेट सेट करके छोड़ देना। वांगजी वहां जाकर कोई मैस ना फैला दे, इससे अच्छा था कि ये तीनों जहाँ की रियल सिचुएशन देखे और वांगजी को भी हैंडल कर पाए। वांगजी तो खुद गुस्से में था और वो विंग का रियल फेस सबके सामने लाना चाहता था। अगर कुछ गलत नहीं है तो उसे भी अश्योरिटी मिल जाएगी, ये वांगजी सोच रहा था। इसीलिए वो भी इन तीनों के साथ निकल चुका था। विंग लैंड मैंशन से करीबन इन लोगों से आधे घंटे पहले निकल चुका था एंड देन ये भी मैंशन से निकल चुके थे, मतलब विंग होटल इन लोगों से पहले पहुंच चुका था। ऑब्वियसली ये सब कुछ वांगजी ने जानबूझ के किया था, क्योंकि अगर वो तुरंत विंग के बाद निकलता तो विंग लैंस की कार को पहचान लेता और पहले की तरह वांगजी को बेवकूफ बनाता। पर इस बार तो विंग को पता ही नहीं था कि उसका पीछा वांगजी कर रहा है। वैसे भी इस बार वांगजी के पास एड्रेस के साथ रूम नंबर भी तो था। खैर कुछ ही देर बाद वो सब होटल के सामने थे। ऑब्वियसली एक लैन का प्रेसिडेंट और 2 लैंस के हायर थे और तीसरा जियांग्स का हायर। इन लोगों को कौन नहीं जानता था इस कंट्री में। जैसे ही ये तीनों होटल पहुंचे थे, रिसेप्शन पर वांगजी जो 1104 रूम नंबर की इंक्वायरी कर रहा था। ये रूम किसी अल्फा वेनिंग के नाम से बुक था और अभी अभी इसे कोई विजिटर मिलने भी आया था, जिसे उस अल्फा ने भी अपने रूम में अलाउ किया था। ये जब वांगजी को पता चला तो ऑब्वियसली वो उस विजिटर को जानता था। वांगजी जिसने तुरंत उस रूम का सेकंड की कार्ड मांगा था, लेकिन ऑब्वियसली ये होटल पॉलिसी के अगेंस्ट था। पर सामने जो लोग थे वो भी किसी भी पॉलिसी को ब्रेक करने की पावर, अथॉरिटी रखते थे। यही रीजन था कि ना चाहते हुए भी होटल मैनेजर को बिना रूम में जो गेस्ट है उसके परमिशन के की कार्ड वांगजी और बाकी लैंस को देना पड़ा था। ऑब्वियसली ये एक लग्जरियस होटल था और होटल के 11th फ्लोर पर विंग था। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही लैंस को मिली, लैंस तुरंत ही एलिवेटर से 11th फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वांगजी जो की कार्ड से रूम ओपन करने ही वाला था, तभी कुरैन ने उसे रोक दिया। वांगजी ये गलत है, हम किसी की प्राइवेसी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एटलीस्ट नॉक तो करो। वांगजी जिसने कुरैन की तरफ देखा, ऑब्वियसली कुरैन थोड़ा टेंस थे क्योंकि उन्हें वांगजी की हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। वांगजी जिसने कुरैन की तरफ एक हल्की सी स्माइल के साथ देखा। क्या हुआ फादर, घर पे तो बहुत कॉन्फिडेंस था आपको अपने बेटे पर, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है? मैं नॉक करूं ताकि उन दोनों को अंदर डिस्टर्ब हो जाए? मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। वैसे भी अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे तो डायरेक्टली डोर ओपन होने से भी उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वांगजी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो फिर से की कार्ड लगाने ही वाला था, तभी इस बार सिचैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांगजी फादर सही बोल रहे हैं, ये गलत है। पर वांगजी वो किसकी बात मानने वाला था। उसने सिचैन को भी बस एक लुक दिया और फाइनली की कार्ड से डायरेक्टली रूम ओपन कर दिया था, मतलब रूम का डोर। रूम में पूरी तरीके से अंधेरा था, इवन कुछ नज़र तक नहीं आ रहा था। पर जैसे ही सब ने उस रूम में एंटर किया था, कहीं ना कहीं कुरैन, सिचैन और चैंग, साथ ही वांगजी, सबके रिएक्शंस अलग अलग थे। मतलब वांगजी जिसकी मुट्ठियाँ गुस्से में बीत चुकी थी, वही सिचैन और कुरैन अपनी नज़रें नीचे कर चुके थे और जियांग चैंग जो क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था, पर नजरें उसकी भी नीचे थी क्योंकि अंदर की आवाज़ें कुछ अलग थी, कुछ सिसकियाँ। ऑब्वियसली रूम में अंधेरा है और सिसकियों की वो आवाज़ें, इससे इंसान गलत समझना शायद नॉर्मल है, पर इतना अभी भी वांगजी के लिए इनफ नहीं था। उसे पूरी सिचुएशन देखनी थी। आफ्टर ऑल आज उसे कंफर्म करना था, इसलिए उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। पर तुरंत ही सिचैन ने उसका पीछे से हाथ पकड़ लिया। पर वांगजी जिसने सिचैन से अपना हाथ छुड़ाया और वो अंदर की तरफ बढ़ चुका था। पर सामने का नज़ारा देखकर
जहाँ वांग जी खुद शॉक था, वही कुरैन सिचैन ने अभी भी अपनी नजरें झुका के रखी थी और चैंग जो ऑब्वियसली वांग जी के पीछे था वो भी सामने देख रहा था। पर शायद ये नज़ारा देखने लायक नहीं था। वैसे क्लियर फेस तो नजर नहीं आ रहा था, पर शैडोज से ये समझ आ रहा था कि सामने दो पर्सन हैं। एक काउच पर लेटा हुआ है और दूसरा शायद काउच के साइड में खड़ा है, पर उसकी हाफ बॉडी काउच पे जो पर्सन लेटा है उस पे लीन है। रूम में हर तरफ अंधेरा था, बस वो दोनों जहाँ मौजूद थे उस काउच के पास एक लैंप डिम रोशनी में जल रहा था। वांग जी जो अभी भी आगे बढ़ रहा था, पर इस बार उसका हाथ चैंग ने पकड़ा था और उसे हल्का सा पीछे खींचा था। कहीं ना कहीं उस रूम में कुछ मूवमेंट हुई है। वह जो एक पर्सन था वो समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत स्ट्रेट खड़ा हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा। ऑब्वियसली फेस उसे भी नजर नहीं आ रहे थे, पर अचानक अपने रूम में कुछ अनजान लोगों को देखकर वो भी शॉक हो चुका था। उसने तुरंत खुद को संभाला और वो आगे आया। उसने बिना उन लोगों के फेसेस देखे उन्हें उस रूम से बाहर निकलने के लिए बोला, पर वो अपने मुंह से वर्ड नहीं निकाल रहा था, बल्कि जस्ट अपने एक्शन से उन्हें पीछे की तरफ पुश कर रहा था। पर ऑब्वियसली उस रूम में वो डिम लाइट थी, तो शायद कहीं ना कहीं वो अल्फा भी इन लोगों के फेसेस को हल्के से देखकर रिकॉग्नाइज कर चुका था। हाँ, सामने एक अल्फा था। इससे पहले कि वो इन लोगों को बाहर निकाल पाता, पीछे से एक पेनफुल वॉइस आई थी और तुरंत ही वो अल्फा इन लोगों को टोटली इग्नोर करके उस आवाज की तरफ जा चुका था। वो आवाज फेमिलियर थी, विंग था वो अल्फा तुरंत विंग की तरफ भागा और उसने विंग का हाथ होल्ड कर लिया। वही विंग जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो अल्फा जो विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसे काम डाउन होने के लिए बोल रहा था। शायद किसी नाइटमेयर या किसी सिचुएशन को आईज क्लोज किए विंग फेस कर रहा था। वो अल्फा जो अब विंग को धीरे धीरे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वही लैंस को ये समझ नहीं आ रहा था, पर उस अल्फा ने जब देखा कि ये लोग उसके पास आ रहे हैं, उसने तुरंत हाथों के इशारों से इन्हें रोक दिया था। सामने की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल लग रही थी, इसलिए ये सब भी रुक चुके थे। वही उस अल्फा ने विंग को धीरे धीरे कंसोल करते हुए अपने उस नाइटमेयर से बाहर लाया था। विंग जो पूरा स्वेटी, मेसी और परेशान था, वो अपने मिंजुगा के नाम से स्क्रीम करके फाइनली उस नाइटमेयर से बाहर आया था। वही वेनिंग जिसने विंग को तुरंत होल्ड कर लिया था और वो विंग के बैक को रब कर रहा था। विंग जो अभी भी हैवी ब्रीथ ले रहा था। वेनिंग जिसने विंग से थोड़ा खुद को दूर किया और तुरंत विंग के सामने एक पानी की बोतल बढ़ा दी। विंग जो अभी भी होश में नहीं था, उसने तुरंत उस बोतल पे हाथ मारा, जिससे वो बोतल साइड में जाके गिर गई। वेनिंग ने एक डीप ब्रीथ ली और वो तुरंत वहां से उठा। उसने बेड के साइड में जो टेबल था उस पे से जग और वाटर ग्लास उठाया। देन उसने वाटर पोर करके विंग की तरफ वो ग्लास बढ़ा दिया। अब तक विंग ने भी खुद को संभाल लिया था। उसने वेनिंग के हाथ से वो ग्लास लिया, पर वो पानी अभी भी नहीं पी रहा था। वेनिंग जो विंग की कंडीशन जानता था, इसलिए उसने विंग को वो पानी पीने के लिए कहा। वेनिंग जो विंग के सामने ही खड़ा था। विंग ने एक नज़र वेनिंग की तरफ देखा, देन उस ग्लास का पूरा पानी फिनिश किया। वेनिंग जो विंग के हेड को पैट कर रहा था, उसने साइड में जो टेबल था उससे एक क्लॉथ उठाया और विंग की तरफ उसे बढ़ा दिया। ऑब्वियसली विंग स्वेटी हो चुका था। विंग जिसने बस एक नज़र उस क्लॉथ की तरफ देखा, देन उसने उसे टोटली इग्नोर करके वो नीचे देखने लगा। वेनिंग जो विंग को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उस रूम में उन दोनों के अलावा भी कोई और मौजूद है, इसलिए वेनिंग जिसने विंग का नाम तो पुकारा, पर विंग जो शायद तब कुछ सोचने समझने की हालत में था ही नहीं, उसने वेनिंग को शायद सुना ही नहीं। पर दूसरे ही पल वेनिंग खुद विंग से एक कदम दूर हो चुका था। वही वांग जी जो विंग की तरफ बढ़ ही रहा था, वो भी अपनी जगह रुक चुका था। विंग ने अपने हाथ में जो वाटर ग्लास था उसे अपने हाथ में ही ब्रेक कर दिया था और इसकी आवाज क्लियरली उस शांत रूम में सबने सुन ली थी। वेनिंग जो वरीड हो चुका था, उसने तुरंत अपने हाथ में जो क्लॉथ था उसे विंग के उस इंजर्ड हाथ की तरफ बढ़ाया और अपने दूसरे हाथ से विंग के उस हाथ की कलाई होल्ड कर ली। वो
विंग के सामने अपने नीज पर बैठ चुका था और उसने गुस्से से विंग का नाम लिया। विंग जिसने वेनिंग को देखा, वेनिंग जो विंग के लिए बहुत ज्यादा वरीड था, वो उसका ब्लड क्लीन कर रहा था और उसके हाथ से वो ग्लास के पीसेस निकाल रहा था। वेनिंग, युआन को संभाल लोगे? जैसे ही वेनिंग ने ये बात सुनी थी वो टोटली फ्रोज हो चुका था। उसने अपनी नजरें ऊपर की और विंग की तरफ देखा और वेनिंग एक पल के लिए डर चुका था। वो तुरंत विंग से थोड़ा दूर हो गया। क्या पागलपन है ये विंग? क्या मतलब समझू मैं इस बात का? विंग जिसने अपनी नजरें उठाई और वेनिंग की तरफ देखा, उसके फेस पर एक ब्रोकन स्माइल थी। मैंने पेपर्स रेडी करवा दिए हैं, युआन के कस्टडी के भी और प्रॉपर्टी के भी। 18 कंप्लीट होने के बाद युआन के नाम पर उसके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। वे कॉरपोरेशन मैं लैंड्स के ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुका हूँ और रही मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात, तो वो हाफ युआन में डिवाइड होगी और बाकी तुम्हारे नाम होगी। वेनिंग जिसने ये सारी बात सुनी और वो आगे बढ़ के सीधा विंग की कॉलर पकड़ चुका था। क्या सोच रहे हो विंग तुम? विंग जिसने वेनिंग की जब ये बात सुनी, उसने वेनिंग को एक लुक देखा। देन उसने वेनिंग की हाथ को अपनी कॉलर से हटा दिया और वो फिर से नीचे बैठ गया। सोच ही तो नहीं पा रहा मैं। इनफ हो चुका है वेनिंग, थक चुका हूँ मैं। नहीं संभाल सकता ये, कुछ भी नहीं संभाल सकता। युआन को तक नहीं संभाल पा रहा। अब तो उस बच्चे के सामने मुस्कुरा तक नहीं पा रहा हो। पहले तो भी झूठी मुस्कान का एक्ट करके उसे बहला देता था, पर अब मुझसे वो तक नहीं हो रहा। जानते हो, वो बच्चा जब मेरे पास सोने आया उस रात उसने मुझसे पूछा कि उसकी शियान मामा अपसेट क्यों है, और जब मैंने उससे कहा कि ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, उसकी शियान मामा ठीक है, तब पता है उसने क्या कहा? शियान मामा झूठ बोल रही है। विंग जो ये सारी बातें फ्लोर की तरफ देख कर रहा था, उसने अपनी नजर ऊपर की और वेनिंग की तरफ देखा। वो बच्चा मेरी मुस्कान पहचानने लगा है, या शायद मैं ठीक से एक्ट नहीं कर पा रहा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कब तक इग्नोर करूं उसे, कब तक भागूं उससे, क्या जवाब दूं उसके सवालों का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेनिंग जो विंग की बातें सुन रहा था, कहीं ना कहीं विंग की बातें सुनकर वेनिंग भी थोड़ा टेंस हो रहा था, जिस वजह से वो टोटली ये भूल चुका था कि उन दोनों के अलावा भी उस रूम में कोई और मौजूद है, और इस बारे में विंग को भी खबर नहीं थी। वेनिंग जो आगे बढ़ा और वो विंग के हेयर्स पर प्यार से हाथ रख के उसे रफल कर रहा था। विंग, याओगा से प्रॉमिस किया है तुमने कि तुम उसका ख्याल रखोगे, और तुम ही अब ऐसी बातें कर रहे हो। तुम जानते हो ना विंग, हम तीनों के पास बस अब हम तीनों ही बचे हैं। मैं भी सब कुछ खो चुका हूँ, बस अब तुम और युआन ही हो मेरे पास। मैं ऑलरेडी अपने प्यार को खो चुका हूँ विंग, अब अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता। प्लीज समझने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। विंग जिसने जैसे ये सुना, उसने वेनिंग का हाथ अपने सर से हटा दिया था। सब ठीक हो जाएगा, और वो कैसे होगा? मेरी हालत देख रहे हो ना तुम। पहले मुझे 2 मंथ्स में एक बार थेरेपी लगती थी, अब मैं हर वीक लगभग थेरेपी के लिए आने लगा हूँ। मेरा स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ चुकी है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ आना पड़ा। लगभग हर रोज तुम मुझे काउंसलिंग दे रहे हो, और वीक में एक बार मेरा यहाँ आना जैसे अब रेगुलर हो चुका है। मेरी मेंटल स्टेट दिन ब दिन गिरती जा रही है। ये बात तुम्ही ने कही थी ना मुझसे लास्ट सेशन में, और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर ये बोल रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। क्या और कैसे ठीक होगा? वेनिंग भूलो मत, मेरे हाथ में बस पत्थर नहीं है, वरना पागल में पूरा हो चुका हूँ। डर लगने लगा है वेनिंग, उस बच्चे के और फैमिली के करीब जाने से। ज्यादा स्ट्रेस अब हैंडल नहीं हो रहा मुझसे। जानती हो पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है? अचानक से ब्लैंक हो जाता हूँ, आसपास की सिचुएशन तक समझ नहीं पाता। उस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है जैसे पूरी दुनिया रुक चुकी है, कुछ भी समझ नहीं आता। इवन खुद के कदमों पर ठीक से खड़ा तक नहीं रह पाता। अब तो ये सिचुएशन बहुत कम बार हो रही है, पर धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, और तब मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ। अगर मैंने उस कंडीशन में खुद को खत्म कर लिया तो ठीक है ना, बस मेरी जान जाएगी, पर
अगर गलती से भी मैंने अपने आसपास के लोगों को हार्म करना स्टार्ट कर दिया तो तुम जानते हो क्या होगा? ये बहुत डेंजरस है। मेरे मॉम डैड की इग्नोरेंस, नी फैमिली की डेथ, जिशुन की ग्रीडीनेस और वांगजी का धोखा, सबने मुझे मेंटली अनस्टेबल करके रखा है। पहले एटलीस्ट मैं युवान को संभालने के लिए कैपेबल था, पर अब तो मैं खुद उससे दूर भाग रहा हूँ। और तुम्हें ये सब कुछ जानने के बाद भी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। इवन कंडीशन इससे भी वर्स्ट होने वाली है। तो बेटर है ना, कंडीशन वर्स्ट होने से पहले ही हम इस कंडीशन को संभाल ले। युवान की कस्टडी अपने पास रख लो। मैं जानता हूँ युवान तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा सेफ है। वैसे भी अभी भी बच्चा है वो। कुछ दिन के लिए मुझसे दूर होने के बाद रोएगा, देन उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी। फिर वो मुझे भूल जाएगा और तुम्हें ही अपना पेरेंट समझने लगेगा। वेनिंग, जिसने विंग की जब ये बात सुनी, उसने विंग के फेस पर अपना एक हाथ रखा और उसे प्यार से करेज किया। तुम्हारी जीने की उस इकलौती वजह को अगर मैं तुमसे ले लूंगा तो तुम्हें लगता है कि तुम जी भी पाओगे? विंग, जिसने इस बात पर वेनिंग की तरफ देखा, मेरा जीना मेरी उसी जीने की वजह के लिए खतरा बन चुका है और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात तुम भी जानते हो ना? वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला मुझे। मेंटल हॉस्पिटल में मेरे नाम का एक रूम ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ मैं। वैसे भी अब मेरे सर्वाइवल का कोई चांस बचा ही नहीं है। मेरी रिपोर्ट्स वो मैंने भी देखी है वेनिंग, इसलिए मुझसे झूठ तो मत ही बोलो। इनफैक्ट एक फेवर कर दो मुझ पे, कोई पॉइजन या ड्रग दे दो मुझे, जिससे मेरी मौत थोड़ी आसान हो सके, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है तड़प तड़प के मरने का। जैसे ही वेनिंग ने यह बात सुनी थी, उसने सीधा विंग की कॉलर को होल्ड करके उसे खड़ा कर दिया था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा बकवास बंद करो विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी कंडीशन अभी भी इतनी अनस्टेबल नहीं है कि तुम्हें मौत की जरूरत पड़े। तुम अगर खुश रहोगे, खुद को संभालोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट खुद को माफ कर दोगे, तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच सकता है। तुम्हें शौक चढ़ा है विंग मौत का, वरना जिंदगी तुम अभी भी जी सकते हो। जैसे ही विंग ने यह सुना था, उसने वेनिंग को अपने आप से हार्शली दूर कर दिया था, जिससे वेनिंग विंग से ना सिर्फ दूर हो चुका था बल्कि लड़खड़ा भी चुका था, पर उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, चढ़ा है मुझे शौक मौत का। तुम मरने दो ना मुझे, बचाना क्यों चाहते हो तुम? वैसे भी मेरे जिंदा रहने से किसी का कोई फायदा नहीं है। ये सुनते ही वेनिंग, जो लगभग विंग पर शाउट कर चुका था, तो अब वी वुशियान इस दुनिया में सरवाइव करेगा या नहीं, ये किसी के फायदे पर डिपेंड है। तुम पागल हो चुके हो विंग। सच में आज मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो चुके हो, और अगर तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं की ना, तो मैं थेरेपी नहीं बल्कि शॉक ट्रीटमेंट दूंगा मैं। तुम मरने के लिए रेडी हो, पर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें जिंदा रखने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्या जरूरत थी मुझे इस कंट्री में आने की? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आया। तुम्हारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल रह रहा हूँ, और मेरा छोड़ो, वो छोटा सा मासूम बच्चा हर रोज घर पे तुम्हारा इंतजार करता है। इस दुनिया में और भी लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए जीते हैं और तुम्हें अपने जीने की वजह मानते हैं। उन सबको तुम इग्नोर कर रहे हो। तुम बस खुद के गिल्ट में डूबते जा रहे हो विंग, और तुम खुद को मारना चाहते हो, वरना बचने का चांस तुम्हारे पास अभी भी है। भूलो मत विंग, लगभग 4 महीने पहले तक तुम्हारी थेरेपी कंप्लीटली बंद हो चुकी थी। इवन तब जो विंग मुझे कॉल करता था, वो मेरी काउंसलिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के लिए करता था। तुम्हारी कंडीशन अभी अभी खराब हो रही है, पर उससे पहले तुम रिकवर कर रहे थे। जैसे ही वेनिंग की ये बात विंग ने सुनी थी, उसने वेनिंग की तरफ देखा और टूटी हुई स्माइल के साथ कहा, जानते हो तब मैं रिकवर क्यों कर पा रहा था? क्योंकि एक इंसान था मेरी लाइफ में जो अचानक एंटर हुआ था। सपने दिखाए थे उसने मुझे, और मैंने बेवकूफ ने उसके साथ वो सपने जीने की पूरी इमेजिनेशन करके रखी थी। एक परफेक्ट दुनिया जहाँ वो मेरी केयर करने वाला था। प्यार करने लगा था वेनिंग में। इनफैक्ट आज भी प्यार करता हूँ, पर सब कुछ बदल गया।
उस इंसान का वो प्यार झूठ था। उसके प्यार ने मुझे जीने की एक वजह दी थी। युवान के अलावा किसी और में मैं अपनी दुनिया खोजने लगा था। इसीलिए वो काउंसलिंग बंद कर दी थी, या यूँ कहा जाए काउंसलिंग मेरी तब भी बंद नहीं थी। बस मैंने अपना साइकोलॉजिस्ट चेंज कर दिया था। वो हील करने लगा था मुझे। उसकी वो प्यारी बातें, उसका मुझे सिक्योर्ड फील कराना, मुझे हर डेंजर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश, मैं जीने लगा था वेन्निंग। पर सब कुछ खत्म हो गया। वो सब कुछ नाटक था। यू नो व्हाट वेन्निंग, मुझे आज समझ में आ रहा है कि हुसैन के जाने के बाद तुमने कैसा फील किया होगा। अपने प्यार को खोकर कितना दर्द होता है, ये मुझे आज समझ आ रहा है। तुम बहुत स्ट्रांग हो वेन्निंग, तुमने खुद को संभाल लिया। मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा। हर रोज अब घुटने लगा हूँ, सफोकेटेड फील करता हूँ। तुम में और मुझ में बस एक फर्क है वेन्निंग, तुम हुसैन का फेस नहीं देख पा रहे और मेरे लिए वांगजी आज भी एग्जिस्ट करता है। पर माफी मांगी है उसने, प्यार करता है वो आज भी तुमसे। भूलो मत विंग, एक गलती हो गई है उससे। गलती? इसे तुम गलती कहते हो वेन्निंग? एक लाश में जान डाल के उसे इंसान बना के फिर से अपने ही हाथों से उस इंसान का गला घोट देना, ये गलती है? और वो माफी मांग रहा है मुझसे। जो इंसान आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया, वो किसी और को क्या माफ करेगा? जानते हो ना मेरी सिचुएशन। आज भी नी फैमिली की डेथ के लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। वांगजी मेरी लाइफ में आना चाहता था, इसलिए उसने युवान को मैनिपुलेट किया। पर उस बात के लिए भी मैं खुद को गिल्टी समझता हूँ। जिशुन ने युवान को किडनैप किया, उस बात के लिए भी मैं खुद को गिल्टी समझता हूँ। मैं तो गिल्टी खुद को इस बात पे भी समझता हूँ कि मैं एक ओमेगा बन के बर्थ लिया और अपने फैमिली को डिसअपॉइंट किया। इन सब चीज़ों में मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, पर गिल्ट मेरा आज भी कम नहीं हुआ। तुम सोचो, तुम ही मुझसे कहते हो ना कि मैं खुद के गिल्ट में डूबता जा रहा हूँ। मैं अब तक खुद की नज़र में खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर पाया, खुद को माफ नहीं कर पाया, वो उसे माफ करेगा? ये सोचना तो बेवकूफ़ी है वेन्निंग। इनफैक्ट अब मुझे खुद पे ही नहीं बल्कि उस पे भी तरस आता है। उसके एफर्ट्स नजर नहीं आते ऐसी बात नहीं है। उसकी आंखों में सच्चा प्यार अब मैं भी देख सकता हूँ, पर फिर भी उससे माफ करना मुझसे नहीं होगा। मैं वो कर ही नहीं सकता। वो बहुत महान है वेन्निंग, अपना ईगो छोड़ के अपनी गलती मानकर मेरे सामने झुक रहा है। मैं वैसा नहीं हूँ, मुझ में बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है। किसी के सामने झुकना मुझे नहीं आता। तो बेटर है कि वो मुझसे दूर रहे और मैं उससे दूर रहूं। वैसे भी जैसी उसकी हरकतें हैं, मेरा कोई इरादा भी नहीं है उसे माफ करने का। वो बहुत इनसिक्योर और जेलस टाइप है। अगर गलती से भी मैंने उसे माफ किया ना, वो मुझे एक पिंजरे में कैद करके रखेगा, जो मुझे मंजूर नहीं है। आज तक आज़ादी से जीते आया हूँ, आज़ादी से मौत भी चाहूँगा। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। वो मुझसे बेटर डिजर्व करता है। कुछ दिन मेरे पीछे घूमेगा, देन मुझे भूल जाएगा। इनफैक्ट मुझे भूल जाना ही सही है उसके लिए। और रही बात मेरी, तो मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम युवान को लेकर यहाँ से चले जाओ। एटलीस्ट इन सब चीज़ों में उस बच्चे का मासूम दिल तो ना टूटे। वेन्निंग, जिसे पता ही नहीं था कि उसे आगे क्या बोलना है, क्योंकि विंग की बातें बहुत डीप थी, पर विंग की वॉइस बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे ये सब बातें उसके लिए बहुत कैजुअल हो। इतनी सीरियस बात को विंग जितने कैजुअली बोल रहा था, यही बात वेन्निंग को विंग की रियल सिचुएशन समझा चुकी थी। वेन्निंग जो विंग की तरफ देख रहा था, जो अब बालकनी के ग्लास डोर के पास जाकर खड़ा हो चुका था, उसकी नज़र बाहर थी आसमान की तरफ। उस रूम में पूरा सन्नाटा था, बिल्कुल शांति। वहाँ वेन्निंग और विंग के अलावा जो लोग थे वो भी बिल्कुल शांत खड़े थे। विंग की सारी बातें उन्होंने भी तो सुनी थी ना। वही विंग जिसे पता ही नहीं था कि उस रूम में उन दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है। कुछ देर के डीप साइलेंट के बाद विंग, जिसने वैसे ही बाहर देखते हुए वेन्निंग से कहा, वैसे तुमने जो मेडिसिन दी थी, अब उससे भी मुझे नींद आना बंद हो चुका है। बहुत टायर्ड फील करने लगा हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए जिससे एटलीस्ट मैं सो पाऊँ। वेन्निंग ने जैसे ही ये सुना, उसने विंग की तरफ देखा था। सिर्फ 20 साल के हो विंग तुम,
इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तुम्हारी बॉडी को हार्म कर सकती है। एक ओमेगा हो तुम, भूलो मत। हैवी मेडिसिन अवॉइड करो, ये कहा था मैंने तुमसे। और तुम मुझसे और भी ज़्यादा हैवी डोज चाहते हो उन मेडिसिन का। तुम खुद को सुलाना चाहते हो या फिर खुद को बेहोश रखना। विंग, जिसने इस बात को सुनकर स्माइल कर दी थी, उसने वेनिंग की तरफ देखा। तो ठीक है ना, स्लीपिंग पिल्स नहीं तो कोई ड्रग दे दो जिससे एटलीस्ट मैं 2-4 घंटे सो लूँ या बेहोश ही रह लूँ। वैसे भी मुझे नहीं, इस बॉडी को नींद की ज़रूरत है। बेचारी मेरी वजह से सफ़र कर रही है, टायर्ड हो जाती है वेनिंग। वेनिंग, जिसने इस बात पर बस अपने हेड को शेक कर दिया था। क्या ही समझाए वो इसे। वैसे एक न्यू मेडिसिन है जो तुम्हें सुला सकती है, ट्राई करना चाहोगे अभी? विंग, जिसने वेनिंग की तरफ देखा। अभी? वेनिंग के इस बात पर विंग ने नोट किया। वेनिंग जो वार्डरोब के पास गया और उसने कुछ मेडिसिन निकाली और साथ ही एक सिरिंज भी। वेनिंग, जिसने उस सिरिंज में वो मेडिसिन पोर की, देन वो विंग के पास बढ़ा। विंग ने जैसे ही वेनिंग के हाथ में सिरिंज देखी, वो थोड़ा डर गया। तुमने तो कहा था मेडिसिन है, ये तो इंजेक्शन है। वेनिंग, जिसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ चुकी थी। अभी तो मरने की बात कर रहे थे, अब सिरिंज से ही डर गए। मैंने कहा ना वेनिंग, मुझे तड़प तड़प के मरने का कोई शौक नहीं है। कोई मेडिसिन दे दो ना, सिरिंज की क्या ज़रूरत है? जैसा कि तुमने कहा, हूँ तो मैं 20 साल का बच्चा ही ना, डर लगता है मुझे इससे। एटलीस्ट 12 आवर्स ये मेडिसिन तुम्हें सुला के रखेगी, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और माइंड काम। ये फालतू की सोच अपने दिमाग में नहीं पालोगे। तो फिलहाल मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। अगर वो नींद तुम्हें नेचुरली नहीं आ रही, मेडिसिन से भी नहीं आ रही, तो यही एक लास्ट रास्ता बचा है। और वैसे भी ये इतना पेनफुल नहीं होगा। तो चलो लेट जाओ, मुझे घर जाना है। युवान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तुम मुझे दे दो, मैं घर जाके ले लूँगा। ये सुनते ही वेनिंग, जिसने लगभग हंस दिया था। विंग, बेवकूफ़ हूँ मैं, तुम इसे घर जाके लोगे? तुम्हें सिरिंज से कितना डर लगता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। और रही बात घर जाने की, तो युवान के पास लैंड फैमिली है ना, वो उसका ख्याल रख लेंगे। तुम्हें फ़िलहाल नींद की ज़रूरत है, सो जाओ। या फिर तुम ये सोच रहे हो कि वांग जी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा अगर तुम रात भर बाहर रहोगे? ये सुनते ही विंग, जिसने वेनिंग की तरफ थोड़ा गुस्से से देखा, और उसके सोचने और ना सोचने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं तो उसकी नज़र में कैरेक्टरलेस ही हूँ। सोच रहा होगा एक और रात मैंने किसी और अल्फा के नाम कर दी। ये सुनते ही अब वेनिंग जो चुप हो चुका था, पर उसने अपना अगला सवाल भी सोच लिया था। तुम्हारी बात और तुम्हारे एक्शंस कुछ अलग नहीं है? ये सुनते ही विंग जो कंफ्यूजिंगली वेनिंग की तरफ देख रहा था। मतलब अगर तुम्हें उसकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस रात को उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे थे, क्यों उसे बता रहे थे कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? कम ऑन विंग, ये मान लो ना कि अभी भी तुम उससे प्यार करते हो, इनफैक्ट उसकी केयर करते हो, और उसकी सोच से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। विंग, जिसने इस बात का जवाब बहुत नॉर्मली दिया था। वेनिंग, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता? इवन मैंने उस रात उससे भी यही कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ। मैं इस बात को खुद कभी भी इनकार नहीं करूँगा। वो मेरा फर्स्ट लव है। उसका प्यार झूठा था, मेरा सच्चा है, और उस प्यार को मानने के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल सच या झूठ, पर वो खूबसूरत दुनिया उसी ने मुझे दिखाई थी। कुछ पल के लिए ही सही, पर एक छोटी दुनिया जिसने मुझे खुश किया, वो उसी की बनाई हुई थी। इनफैक्ट कभी कभी लगता है कि उसे जाकर थैंक्स कहूँ और उसे ग्रेट एक्टर का अवार्ड दे के आऊँ। इस बात पर वेनिंग ने आगे बहस नहीं की। अब हो गया होगा उसकी तारीफ करना, तो लेट जाओ। विंग, जिसने इस बात पर ज़्यादा आर्ग्यू नहीं की, और वो चुपचाप जाकर काउच पर लेट गया। यही सो गए अनकंफर्टेबली। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी, उसने वेनिंग की तरफ देखा। कम ऑन वेनिंग, मैं वांग जी की उस घटिया सोच को सच नहीं करना चाहता। हम दोनों में भले ही वैसा रिश्ता नहीं है,
पर फिर भी मुझे सही नहीं लग रहा। वैसे भी तुम मेरे पास ही रुकने वाले हो रात भर, तो बेटर है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा। अगर सच में तुम्हारे हाथ में जो मेडिसिन है उसमें पावर है और वो मुझे 12 घंटे तक सुला सकती है तो ठीक, वरना मिडनाइट को उठ के मैं वैसे भी जाने वाला हूँ। सो डोंट वरी, मेरी टेंशन मत लो। वेनिंग, जिसने इस बात पे आर्ग्यू नहीं की और उसने विंग के हाथ को आगे बढ़ाया ताकि वो उसे वो मेडिसिन इंजेक्ट कर पाए। विंग, जो अभी भी डर रहा था, उसने वेनिंग के शोल्डर को टाइटली होल्ड कर लिया था अपने दूसरे हाथ से। वेनिंग, जिसने इस बात पर बस स्माइल कर दी, उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और विंग के आईज को क्लोज कर दिया। उसने विंग को पहले थोड़ा रिलैक्स किया, देन उसने विंग की बॉडी में वो मेडिसिन इंजेक्ट कर दी। करीबन 20 मिनट हो चुके थे और उस रूम में अभी भी शांति थी। वेनिंग, जो अभी भी विंग के पास ही बैठा हुआ था, उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और विंग के फेस पर हल्का सा टैप किया। उसने विंग को उसके नाम से भी पुकारा, पर विंग, जिसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी और उसकी ब्रीथ भी बिल्कुल नॉर्मल थी, वो डीप स्लीप में था। ये बात जैसे ही वेनिंग ने कंफर्म की, उसने विंग के हाथ को खुद के हाथ से छुड़ा लिया और वो उठ गया। बहुत धीमे कदमों से वो सीधा अब उन लोगों की तरफ आ चुका था। उसने सबको इशारा किया और सब वेनिंग के कहने पर बाहर रूम के मतलब बाहर आ चुके थे। वेनिंग, जिसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, वैसे एक और रूम बुक करना चाहता हूँ ताकि उसे सुला सकूं। रही बात तुम लोगों की, तो बात तो मुझे तुमसे भी करनी है। वांगजी, जिसने नोट किया और उसने वेनिंग की तरफ देखा, मैं प्रोसेस कंप्लीट करके आता हूँ। वेनिंग, जिसने बस अपने शोल्डर को रेज किया और वांगजी जो वहां से जाने वाला था, तभी चैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम रुको, मैं रूम की लेके आता हूँ। वांगजी, जिसने नोट किया, करीबन 15 मिनट बाद ही उसी होटल में एक और रूम बुक हो चुका था। वांगजी अंदर गया, उसने विंग को बहुत शांति से ठीक से उठाया और वो विंग को एक न्यू रूम में लेके गया। उसने विंग को पीसफुली बेड पर ठीक से लिटा दिया और उसे कंबल से कवर कर दिया। वेनिंग, जो पीछे ही खड़ा था, उसने वांगजी को होल्ड कर लिया और वो वांगजी को उस रूम के डोर के पास लेके गया। मेरे रूम में चलते हैं, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है। पर विंग यहाँ अकेला। डोंट वरी, वो 12 घंटे से पहले उठेगा नहीं और हमें इतनी लंबी बात भी नहीं करनी। बाकी वक्त बात कंप्लीट होने के बाद तुम यहाँ आ जाना। वांगजी, जिसने नोट किया और वो एक नज़र विंग की तरफ देखकर उस रूम को छोड़ चुका था। वो सब फिलहाल वेनिंग के रूम में थे। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.